नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक शर्मा को फिर से स्वागत करता हूं आपका पहली नई आईएएस में। तो दोस्तों, आज के लेक्चर से हम शुरू करने वाले हैं राइट टू इक्वालिटी के बारे में। आज हम बात करेंगे, जिसके अंदर हम आज दो आर्टिकल लेने वाले हैं, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 जो है बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। वहीं आर्टिकल 15 जो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स के बारे में। तो चलिए एक एक करके इन दोनों आर्टिकल्स को हम कवर करते हैं। तो दोस्तों, राइट टू इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में दिया हुआ है। ठीक है। आर्टिकल 14 की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम दो क्लॉजेस पढ़ते हैं। आर्टिकल 14 के अंदर दो क्लॉजेज हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 का जो मेन प्रोविजन है वो क्या है? आर्टिकल 14 बोलता है कि सभी जो है कानून की नज़र में एक समान है। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ स्टैब्लिश करता है। वहीं दूसरी ओर आर्टिकल 14 बात करता है कि देयर शुड बी एन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि सभी को जो है कानून के तहत इक्वली प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके हम आर्टिकल 14 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 14 का जो पहला क्लॉज है वो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, जो इसका जो डॉक्ट्रिन है, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ठीक है, तो ये ब्रिटिश जो है ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसी के साथ साथ ये जो डॉक्ट्रिन है ये रूल ऑफ लॉ, जो कि एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट एवी डाइसी के द्वारा जो है डिवाइस किया गया था, रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट पे इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट बेस्ड है। ये रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ बोलता है चाहे कोई भी हो, आप हो, मैं हूं, कोई अधिकारी है, ठीक है, कोई गरीब आदमी है, कोई भी किसी भी तरीके का आदमी, अगर इनके द्वारा कोई भी ऐसा काम किया जाए जो कि लॉफुली इलीगल है, तो सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उस कानून के तहत सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, ये रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है, जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ के एलिमेंट्स को जो है दर्शाता है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कौन कौन से पॉइंट हम पढ़ते हैं? देखिए, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये है, इक्वालिटी बिफोर लॉ बोलता है कि एनी पर्सन irrespective of his position or power does an act which is not legally justified, then according to law they will be treated equally। जैसा कि अभी हमने बताया कि चाहे आप हो, मैं हूँ, कोई ऑफिसर हो, कोई गरीब आदमी हो, चाहे कोई भी हो, सब पे कानून के तहत जो कार्रवाई की जाएगी उनके इलीगल एक्शंस के खिलाफ वो इक्वली सभी पे एक जैसी कार्रवाई की जाएगी। समझा? यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ बात करता है, बोलता है कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस किसी को भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इस पोजीशन, पावर, ठीक है, बैकग्राउंड, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि देयर शुड बी द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। कानून का, लॉ का जो है, लॉ इज सुप्रीम। ठीक है, ये आर्टिकल 14 का क्लॉज 1 यहाँ स्टैब्लिश करता है कि लॉ जो है वो सुप्रीम है, ना ही गवर्नमेंट और ना ही उसके सिटीजन, ये दोनों सुप्रीम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉ सुप्रीम है। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम करती है जो कि इलीगल है, या उसके जो सिटीजन्स है ऐसा काम करते हैं जो कि इलीगल है, तो दोनों के तहत जो कार्रवाई की जाएगी लॉ के दायरे में वो एक जैसी होगी। ठीक है, यानी कि कानून की नज़र में इन दोनों को अलग अलग नहीं देखा जाएगा, अलग अलग ट्रीट नहीं किया जाएगा। और इक्वालिटी बिफोर लॉ में जो इक्वालिटी का कंसेप्ट है वो एक नेगेटिव कंसेप्ट के रूप में देखा गया है। क्यों? क्योंकि ये बोलता है कि देयर शुड कि अनइक्वल ट्रीटमेंट क्या होगा, ये प्रोहिबिट होगा। अनइक्वल ट्रीटमेंट किसी भी आधार पर नहीं किया जा सकता। चाहे कोई गरीब हो, उसके पास लिमिटेड पावर्स हो, चाहे कोई अमीर हो जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, चाहे कोई ऑफिसर हो, ठीक है, इन सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। कोई भी अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ में जो लॉ वर्ड है, ठीक है, वो एक जनरल सेंस में यूज़ कर दिया गया है। जनरल सेंस मतलब एवरी वन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। सिर्फ ये एक स्टैंडर्ड जो है रूल के तहत पेश कर दिया गया है। वहीं आर्टिकल 14 का जो क्लॉज 2 है वो बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब कानून की नज़र में सभी को इक्वली प्रोटेक्शन दी जाए। ठीक है, ये क्या है, ये एक डिमांड है। डिमांड किसके ज़रिए, ये जनता, सिटीजन जो है ये डिमांड करते हैं कि सभी को लॉ की नज़र में इक्वल प्रोटेक्शन दी जाए। ठीक है, ये एक अमेरिकन कंसेप्ट है। हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। सेकंड पॉइंट बोलता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज़ नॉट नेसेसरी, यानी कि इसमें बात की गई है, इसमें बताया गया है कि जो लॉ है उसका एप्लीकेशन सब पे, ठीक है, सब पे एक जैसा हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट के तहत हम समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज टू से एनी टू पर्सन्स हु आर अनइक्वल और आर नॉट इन सेम सर्कमस्टेंसेज। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए मैं बैंक का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, या तो मैं बोलता हूँ कि अपने एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक घर में दो बच्चे हैं। ठीक है, एक की उम्र है 8 साल, ठीक है, दूसरे की है 18 साल। तो क्या 8 साल के बच्चे और 18 साल के बच्चे को इक्वली ट्रीट किया जाएगा या जाना चाहिए, या इन दोनों की सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, इन दोनों की नीड्स को देखते हुए इनमें एक क्लासिफिकेशन या डिफरेंशिएशन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो वही बात बोल रहा है कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन किसी भी लॉ का किन्हीं दो लोग जो कि अनइक्वल है, ठीक है, जो कि अलग अलग कैटेगरी में है, अलग अलग सर्कमस्टेंसेज में है, उन दोनों पे वो लॉ अलग अलग लगाया जाएगा। इसी के साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में जो लॉ वर्ड यूज़ किया गया है वो एक जो है प्लूरलिस्टिक सेंस में यूज़ किया गया, स्पेसिफिक सेंस में यूज़ किया गया। यानी कि ये बोलता है कि लॉज मस्ट बी फ्रेम्ड कीपिंग इन माइंड डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स। 8 साल के बच्चा और 18 साल के बच्चे में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, कोई क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, वो एक उसके पीछे एक रीज़न होना चाहिए। रीज़न जैसे कि मान लीजिए उनकी एडुकेशन की जो है डिमांड अलग होगी, उनकी नीड्स अलग होगी, ठीक है, उनकी कैपेसिटी अलग होगी। तो ये सब जो है, ये सब देखते हुए, इन सारे रीजंस को देखते हुए उनके बीच में क्या करना चाहिए, एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन करना चाहिए। तो जैसे कि वुमेन प्रोटेक्शन के लिए कोई लॉ बनाया गया, फिजिकली चैलेंज या डिसेबल्ड पर्सनस के लिए कोई लॉ बनाया गया, थर्ड जेंडर के लिए कोई अभी जैसे प्रोविज़न किया गया। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे सोसाइटी में क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनस के तहत जो है सबके लिए अलग अलग लॉज फ्रेम किए गए। ठीक है, और तो तीसरी चीज़ क्या बोलता है, हाउएवर लॉज सच मेड विल बी एप्लीकेबल टू पर्सन्स हु आर इक्वल्स। ठीक है, जी हाँ, अगर वुमेन के लिए कोई लॉ बनाया गया जो कि उनके प्रोटेक्शन की बात करता है, तो जो स्पेसिफिक लॉ वुमेन प्रोटेक्शन की बात कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन ग्रुप्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा और किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। वहीं यदि कोई कानून जो कि फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो वो क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग जो कि फिजिकली चैलेंज्ड ग्रुप में फॉल करते हैं, ऐसे इक्वल लोग, सिर्फ उन्हीं पे वो कानून के जो प्रोविजंस है वो जो है लागू किए जाएंगे। ठीक है, तो इसके तहत क्या होगा, इसके तहत इक्वल्स एंड अनइक्वल्स विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली अंडर सच स्पेसिफिक लॉज। ठीक है, डिसेबल्ड पर्सन है, वुमेन है, ये अपनी अपनी कैटेगरी में इक्वल है। ठीक है, तो इनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। वहीं जो लेफ्ट आउट सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो ऑर्डिनरी लॉ है वो एप्लीकेबल होगा। वहीं दूसरा जो पॉइंट इसमें बात करता है वो बोलता है कि द पर्पस ऑफ सच क्लासिफिकेशन और डिफ्रेंशिएशन मस्ट बी बेस्ड ऑन रैशनैलिटी। जी हाँ, तार्किक आधार पर ये क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड होना चाहिए। आपके पास एक रीज़न होना चाहिए इस क्लासिफिकेशन को करने के लिए, इस डिफ्रेंशिएशन को किन्हीं दो लोगों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपके पास एक रीज़न एक होना ज़रूरी है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। ठीक है, और ये जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव मतलब ये बोलता है कि पीपल शुड डिमांड सच लॉज दैट कैन स्टैब्लिश इक्वल ट्रीटमेंट अमॉन्ग द सिटीजन्स। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप जैसे कि वुमेन हो गए, चाइल्ड हो गए, चिल्ड्रन हो गए,
ठीक है, डिसेबल्ड पर्सन्स होगा जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा। तो इनको देखते हुए जो है गवर्नमेंट को इनके इक्वल ट्रीटमेंट के लिए, इन ग्रुप्स के इक्वल ट्रीटमेंट के लिए स्पेसिफिक लॉज इनैक्ट करने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। और ऐसे लॉज जो हैं, अगर रैशनैलिटी पे बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है तो इन लॉज को जो है कोर्ट में इनके खिलाफ कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती, या तो जुडिशरी इनको इनवैलिड घोषित नहीं कर सकती। जैसा कि इसमें लिखा है, देयरफॉर सच स्पेसिफिक लॉज which are based on rationality cannot be declared void by the judiciary and cannot be seen as a violation of provision under Article 14। ठीक है, आर्टिकल 14 में आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के साथ हम जो है आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के डिफरेंसेस भी एक बार हम देख लेते हैं। MPPSC में दो मतलब ये प्रोबेबिलिटी है कि 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में डिफ्रेंशिएट करने को। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ बात करता है इक्वल ट्रीटमेंट की। ठीक है, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा विदाउट एनी स्पेशल प्रिविलेजेस। ठीक है, वहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बात करता है डिफरेंट ट्रीटमेंट विद डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो ट्रीटमेंट जो रहेगा जो वो सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए सभी को अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा। वहीं दूसरा जो डिफरेंशिएशन है वो हम दूसरा जो पॉइंट है वो है कि इट प्रोहिबिट्स अनईक्वल ट्रीटमेंट, किसी भी तरीके का अनईक्वल जो ट्रीटमेंट है वो नहीं कर सकता स्टेट। वहीं जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बात करता है कि अनईक्वल ट्रीटमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन रैशनैलिटी, तार्किक आधार पर जो है अनईक्वल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, वहीं तीसरा पॉइंट बात करता है नेगेटिव अप्रोच ऑफ इक्वालिटी। ये इक्वालिटी का जो है नेगेटिव अप्रोच है, क्या इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्यों? क्योंकि इसमें जो है किसी भी तरीके का स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए गए, सभी को एक जैसा ट्रीट किया गया है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पावर, पोजीशन, कंडीशन। वहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बात करता है कि ये इक्वालिटी का एक पॉजिटिव अप्रोच है। क्यों? क्योंकि प्रिविलेजेस आर बेस्ड ऑन रैशनैलिटी। ठीक है, आप रैशनैलिटी के बेस्ड पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं लोगों के बीच में और उनको स्पेशल प्रिविलेजेस, स्पेशल लॉज जो है प्रदान कर सकते हैं। वहीं जो चौथा पॉइंट है वो बोलता है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल अंडर द ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है, एक जो कानून है उसमें सभी को इक्वल ट्रीट किया गया है। ठीक है, सिंगल कानून के तहत, ऑर्डिनरी लॉ के तहत। वहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में बोला गया है कि सभी के लिए अलग अलग उनके सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए उनको जो है अलग अलग लॉ से ट्रीट किया जा सकता है। तो इसी के बाद हम देखते हैं, देखिए राइट टू इक्वालिटी के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कैसे एक्सेप्शंस? देखिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और अदर रीजनेबल एक्सेप्शंस हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी के ऊपर। तो उन एक्सेप्शंस के बारे में हमको एक एक करके जो है जानना ज़रूरी है, क्योंकि MPPSC जो है डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर भी पोस्ट करके पूछा जा सकता है MPPSC मेंस के द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट बोल रहा है आर्टिकल 361 के तहत प्रेसिडेंट और स्टेट्स के गवर्नर्स को कुछ इम्यूनिटीज़ जो है दी गई है। किसको? प्रेसिडेंट और स्टेट के गवर्नर्स को। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 361 के तहत। तो ये कौन कौन सी और कैसी कैसी इम्यूनिटीज़ हैं उनके बारे में हम जानते हैं। पहला पॉइंट बोल रहे हैं दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ देयर ऑफिस। वो अपने ऑफिस में किए गए हुए किसी भी ड्यूटी के किसी भी पावर के एक्सरसाइज के लिए या अपनी ड्यूटीज़ के परफॉर्मेंस के लिए किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होंगे, उन पे किसी भी तरीके के सवाल नहीं उठाए जा सकते किसी भी कोर्ट में। वहीं दूसरा पॉइंट बोल रहा है ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। प्रेसिडेंट और गवर्नर जब तक अपने ऑफिस में रहते हैं तो उस ड्यूरेशन में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जा सकती, इंस्टीट्यूट नहीं की जा सकती। और अगर ऐसी कोई प्रोसीडिंग्स पहले से जो है इंस्टीट्यूट हो चुकी है तो वो कंटिन्यू नहीं होगी। ठीक है, ये इम्यूनिटी है प्रेसिडेंट और गवर्नर की। इसी के साथ तीसरा पॉइंट बोलता है कि ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर शैल बी इंस्टीट्यूटेड। यानी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऑफिस में रहते हुए ना ही इनको अरेस्ट करने की प्रोसेस शुरू हो सकती है, ना ही इनको जेल में डालने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
ठीक है। वहीं चौथा पॉइंट बोलता है कि इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन इन हिज पर्सनल कैपेसिटी during his term of office, no civil proceedings shall be instituted until a 2 months prior notice has been served for the purpose। ठीक है। इनके अपने ऑफिस में रहते हुए इनके खिलाफ कोई भी इनकी पर्सनल कैपेसिटी में किया हुआ काम के खिलाफ कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स जो है इंस्टीट्यूट नहीं की जा सकती, और अगर ऐसा करना है तो इनको 2 महीने पहले जो है एक प्रायर नोटिस प्रेसिडेंट या गवर्नर जिसके खिलाफ भी ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाए उनको 2 महीने पहले एक नोटिस सर्व करना ज़रूरी है। उनको बताना ज़रूरी है कि हम जो है इस पर्पज़ से आपके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स जो है इनिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में। आर्टिकल 361 में क्या कहा है। वहीं आर्टिकल 361 के ए में बात की गई है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट in respect of any publication of a substantially true report in a newspaper or by means of radio or television of any proceedings of either house of parliament or the state legislature। अगर कोई बंदा, अगर कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, उसके अगर अगर वो ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोसीडिंग्स के बारे में कोई भी एक सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट जो है सच्ची जो है रिपोर्ट पेश करता है किसी भी न्यूज़पेपर में या किसी भी रेडियो या टेलीविज़न के माध्यम से, तो उसके ऊपर क्या है सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती। ठीक है, मगर इसके पीछे जो एक रीज़न है वो ये कंडीशन है वो ये कि वो जो रिपोर्ट है वो सच्ची रिपोर्ट होनी चाहिए, वो उसमें किसी भी तरीके की फेक बात या वो फेक रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वहीं तीसरी जो इम्यूनिटी है वो है आर्टिकल 105 के तहत 105 के तहत। इसमें जो 105 आर्टिकल बात करता है पावर्स प्रिविलेजेस एक्सेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ इट्स मेंबर्स एंड कमिटीज़। ठीक है, तो आर्टिकल 105 के क्लॉज 2 के तहत बात की गई है कि नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वर्ड गिवन बाय हिम इन द पार्लियामेंट और एनी कमिटी देयर ऑफ। किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ जो है प्रोसीडिंग्स किसी भी कोर्ट में इनिशिएट नहीं की जा सकती। ठीक है, रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग सेड, उनके द्वारा कुछ भी कहा गया हो सदन में, ठीक है, या उनके द्वारा किसी को भी वोट सदन में दिया गया हो, इसके खिलाफ कोर्ट में जो है प्रोसीडिंग्स नहीं इनिशिएट की जा सकती। ठीक है, वहीं आर्टिकल 5 जो बात करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के बारे में, ठीक है, सेम प्रोविज़न है आर्टिकल 194 में जो कि बात करता है मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर्स के बारे में। ठीक है, तो आर्टिकल 194 के क्लॉज 2 में बोला गया है कि नो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द लेजिस्लेचर और एनी कमिटी। ठीक है, सेम जो इम्यूनिटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दी गई है सेम वही इम्यूनिटी जो है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स को भी दी गई है। वहीं आर्टिकल 31C बात करता है, बोलता है सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 31C में जो इम्यूनिटी दी गई है वो किसके लिए है कि देखिए आर्टिकल 39 के तहत, आर्टिकल 39 के क्लॉज बी और क्लॉज सी के तहत अगर स्टेट, ठीक है, अगर स्टेट ऐसा कोई कानून बनाता है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कानून बनाता है, तो उसके खिलाफ, उस कानून के खिलाफ आर्टिकल 14 के वायोलेशन के पर को क्वेश्चन में रखते हुए किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ठीक है, वहीं जो छठी जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी प्रदान की गई है क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स की जो इम्यूनिटी है वो दी गई है फॉरेन रूलर्स को, एम्बेसडर्स को, डिप्लोमेट्स को। इसी के साथ साथ यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और उसकी एजेंसीज को भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रदान की गई है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के साथ हम बात करते हैं आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 जो कि बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, यानी कि किन्हीं ग्राउंड्स के बेसिस पे स्टेट जो है अपने सिटीजन्स में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। आर्टिकल 15 की जब हम बात करते हैं तो इसमें 5 इम्पॉर्टेंट क्लॉज हैं।
ठीक है। शुरू के 2 क्लॉज तो जनरल क्लॉजेज हैं जो कि बहुत आसानी से समझे जा सकते हैं। वहीं जो बाकी के जो 3 क्लॉज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है और उनको आपको ठीक से समझना होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्लॉसेस के बारे में, आर्टिकल 15 के क्लॉज के बारे में हम बात करते हैं। आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 बोलता है कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 5 ग्राउंड्स। ठीक है, सिर्फ इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पे स्टेट जो है अपने सिटीजन्स में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ये कौन कौन से 5 ग्राउंड है? रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे, रेस के बेस पे और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे स्टेट क्या नहीं कर सकता? अपने सिटीजन्स में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। क्लॉज 1 हमें ये बताता है। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट टर्म जो है इसमें वो है ओनली और दूसरा है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट बोलता है टू डिस्टिंग्विश विथ हॉस्टिलिटी, किन्हीं दो लोगों में अलग अलग, किन्हीं दो लोगों को अलग अलग भावनाओं से देखना, अलग अलग ट्रीट करना। वहीं ये जो ओनली शब्द है, ये ओनली का मतलब है कि सिर्फ इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस को छोड़ के, अपार्ट फ्रॉम दीज 5 ग्राउंड्स द डिस्क्रिमिनेशन वुड बी वैलिड। स्टेट के द्वारा किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अगर इन 5 ग्राउंड्स को छोड़ करके किया जाता है तो वो वैलिड होगा। कैसे वैलिड होगा हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहला पॉइंट इसमें दिया, हाउएवर इफ द स्टेट इंक्लूड्स एनी रिलेवेंट कंसिडरेशन। ठीक है, इन 5 ग्राउंड को छोड़ते हुए अगर स्टेट को लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन करना रिलेवेंट है, ठीक है, अलॉन्ग विद दीज 5 ग्राउंड्स द डिस्क्रिमिनेशन सो डन अगेंस्ट एनी सिटीजन विल नॉट बी टर्न इनवैलिड। ठीक है, अगर कोई रिलेवेंट कंसिडरेशन है स्टेट का, ठीक है, कोई रिलेवेंट रीज़न है स्टेट के पास डिस्क्रिमिनेशन करने का, तो वो उस रिलेवेंट रीज़न के बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेशन इनवैलिड नहीं करार किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ जो अगला पॉइंट बोलता है, इट प्रमोट्स द एक्सप्रेशन ऑफ सोशल इक्वालिटी। जी हाँ, सोशली अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ डिस्क्रिमिनेशन करना। ठीक है, तो ये जो प्रोविजन है ये सोशल इक्वालिटी को क्या करता है? प्रमोट करता है। ठीक है, याद रखिएगा आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 1 है ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसी के साथ साथ आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 जो है वो स्टेट के एक्शंस के अगेंस्ट जो है सिटीजन्स को अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि अगर स्टेट के द्वारा कोई डिस्क्रिमिनेशन, स्टेट का कोई एक्शन जो कि सिटीजन्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन की भावना को प्रमोट करता है, उसके खिलाफ जो है हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ क्लॉज 15 का जो आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 2 है वो बात करता है, वो बोलता है कि स्टेट के साथ साथ सिटीजन्स भी जो है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं प्रमोट कर सकते इन 5 ग्राउंड्स के बेसिस पे। ठीक है, तो आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट जो है अपने एक्शंस को लेकर के जो है लाइबल होगा। वहीं आर्टिकल 15 के क्लॉज 2 में बात कर दी गई कि स्टेट के साथ साथ सिटीजन्स भी जो है इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ लिखा है नो सिटीजन शैल बी फोर्स टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड, यानी कि वो 5 ग्राउंड विथ रिगार्ड टू एक्सेस टू। कोई भी सिटीजन कोई भी इंडिविजुअल कोई दूसरे इंडिविजुअल पे कोई डिसेबिलिटी के कारण, कोई लाइबिलिटी के कारण किसी भी तरीके के रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज नहीं कर सकता, कोई भी कंडीशन इम्पोज नहीं कर सकता विथ रिगार्ड्स टू एक्सेस टू शॉप, रेस्टोरेंट, होटल्स, पब्लिक प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। ठीक है, मतलब कोई भी इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को किसी भी दुकान में जाने से नहीं रोक सकता, रेस्टोरेंट में जाने से नहीं रोक सकता, होटल्स में जाने के लिए नहीं रोक सकता, पब्लिक एंटरटेनमेंट की जो प्लेसेस है वहाँ जाने से नहीं रोक सकता। इसी के साथ साथ कोई भी इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को कोई वेल, टैंक, बाथिंग घाट, रोड, प्लेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, इन पे जाने पे या इनके यूज़ करने पे भी नहीं रोक सकता। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा कि जैसे गांव की जो पहले स्थिति थी, ठीक है, कुएं यूज़ करने नहीं देते थे, टैंक्स यूज़ करने नहीं देते थे। ठीक है, तो वो क्या है, वो आर्टिकल 15 के क्लॉज 2 के दायरे में फॉल करेगा और इसको जो है सिटीजन्स द्वारा जो है डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन में ऐसे एक्ट्स को लाया जाएगा। ठीक है,
फिर यही ये बात करता है, दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन डन बोथ बाय स्टेट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। जी हाँ, आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में सिर्फ और सिर्फ स्टेट जो है वो क्या था, वो उसके एक्शंस कोर्ट में क्वेश्चनेबल थे, जबकि क्लॉज 2 में स्टेट्स के साथ साथ इंडिविजुअल के एक्शंस को भी कोर्ट में क्वेश्चनेबल कर दिया गया। ठीक है, वहीं आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 की हम बात करते हैं। क्लॉज 3 में देखिए, क्लॉज 3, क्लॉज 4 और क्लॉज 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं, इनको हम ठीक तरीके से समझेंगे। क्लॉज 3 बोलता है कि स्टेट के पास कुछ पावर है, ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सकता है, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए एक स्पेशल प्रोविजंस जो है, स्पेशल लॉज जो है इनेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसी के साथ साथ स्टेट क्या कर रहा है, स्टेट कर रहा है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये पावर है स्टेट के पास कि वो वुमेन और चिल्ड्रन के अपलिफ्टमेंट के लिए एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है प्रमोट कर सकता है। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप्स। स्पेसिफिक ग्रुप से मतलब है यहाँ इस क्लॉज में स्पेसिफिक ग्रुप्स बोल रहा है वुमेन और चिल्ड्रन को। ठीक है, स्पेशल और स्पेसिफिक लॉज मस्ट बी इनेक्टेड बाय द स्टेट। ठीक है, दिस प्रोविजन इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ रैशनल डिस्टिंक्शन। जी हाँ, जैसे कि अभी हमने पहले बात की थी इंटेलिजिबल डिस्टिंक्शन के बारे में, वही बात यहाँ की जाएगी कि रैशनल डिस्टिंक्शन अगर है, ठीक है, अगर स्टेट के पास रीज़न है किन्हीं दो ग्रुप्स के बीच में जो है डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट करने का, तो वो स्टेट के पावर जो है स्टेट अपने यूज़ कर सकता है और वो डिस्क्रिमिनेशन जो है इनवैलिड नहीं, किसी भी कोर्ट में क्वेश्चनेबल नहीं होंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ ऐसे प्रोविजंस भी स्टेट के द्वारा बनाए गए थे, ठीक है, जिसमें कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि लोकल बॉडीज़ में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक एक्ट पास किया गया था, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का एक्ट पास किया गया था। ठीक है, इसी के साथ साथ वुमेन को इम्यूनिटी दी गई सेक्शन 497 जो कि अडल्ट्री को लेकर के है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, ये इनके पीछे का जो रीज़न है, जो रैशनल है, ठीक है, जो तर्क है, वो क्या है कि इन ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए, ग्रुप ऑफ सिटीजन्स के लिए क्या करना है, इनको इनके अपलिफ्टमेंट और इनके बेटरमेंट के लिए अगर कोई एक्ट स्टेट ला रहा है तो वो वैलिड है। ठीक है, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन स्टेट कर सकता है, ये उसके पास पावर है। वहीं आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में बोला गया कि पावर ऑफ स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड फॉर सिटीजन्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। जी हाँ, आर्टिकल 14 में स्पेसिफिकली बता दिया गया कि सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के सिटीजन्स और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के सिटीजन्स के बेटरमेंट के लिए, के अपलिफ्टमेंट के लिए जो है स्टेट जो है स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है, ये उसके पास पावर है। ठीक है, तो क्लॉज 4 जो है वो ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 2 के द्वारा 1951 के। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सीबैक, यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। याद रखिएगा, बैकवर्ड क्लासेस को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, अपने अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने डेफिनेशंस हैं बैकवर्डनेस को डिफाइन करने के। इसी के साथ साथ दूसरा पॉइंट बोला गया कि आर्टिकल 341 में एसेट सिटीजन्स जो कि शेड्यूल्ड कास्ट की डेफिनेशन के अंडर फॉल करेंगे, उनके लिए भी, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए स्टेट क्या कर सकता है, स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। इसी के तहत, इसी के साथ साथ जो है आर्टिकल 342 के तहत जितने भी सिटीजन, जो भी सिटीजन्स शेड्यूल्ड ट्राइब की डेफिनेशन के अंडर फॉल करेंगे, उनके लिए भी स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। ठीक है, और ये सारे स्पेशल प्रोविजंस जो होंगे ये रैशनैलिटी पे बेस्ड होंगे, रैशनल डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड होंगे। ठीक है, एग्जांपल रिलैक्सेशन इन फीस, ये एक प्रोविज़न दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट के द्वारा, कि जो है इस कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स को जो है फीस में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का प्रोविज़न लाया गया आर्टिकल 330 के तहत, SC/ST को जो है सीट्स रिजर्व की गई लोकसभा में। आर्टिकल 332 के तहत SC/ST की सीट्स रिजर्व की गई स्टेट लेजिस्लेचर में। तो ये क्या है, ये रैशनल डिस्क्रिमिनेशन जो है रैशनैलिटी बेस्ड होना चाहिए कि उनके एडवांसमेंट के लिए ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, वहीं आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 में बात की गई है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की।
प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है। तो देखिए आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 जब तक 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में जब तक ये ऐड नहीं हुआ था, इससे पहले 2005 से पहले क्या होता था, रिजर्वेशन का जो प्रोविज़न था, इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन का जो प्रोविजंस था वो ये था कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जिसको किसी तरीके से गवर्नमेंट हेल्प करती थी, सिर्फ इन्हीं में रिजर्वेशन का प्रोविज़न था। ठीक है, सिर्फ इन्हीं में क्या था, रिजर्वेशन का प्रोविज़न सिर्फ इन्हीं इंस्टीट्यूट्स में एप्लीकेबल था। मगर क्लॉज 5 के ऐड होने के बाद 2005 में 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्लॉज 5 के ऐड होने के बाद ये प्रोविज़न लाया गया कि स्टेट शैल मेक special provision for the advancement of CBEC, SC and ST citizens for their admission in educational institutions including private institutes whether aided or unaided। ठीक है, ये मैंडेटरी कर दिया गया है, कंपल्शन जो है लगा दिया गया है कि किसी भी तरीके का प्राइवेट इंस्टीट्यूट चाहे उसको एड मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है, उस इंस्टीट्यूट्स में भी जो है रिजर्वेशन का प्रोविज़न लागू होगा। ठीक है, मगर एक चीज़ इसमें क्लियर की गई कि आर्टिकल 30 के तहत, आर्टिकल 30 के तहत जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है, जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को डिफाइन किया गया है, ये आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 का प्रोविज़न माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये यूपीएससी भी पूछ लेगा ऐसा क्वेश्चन, ऐसा स्टेटमेंट डाल देगा, और एमपीपीएससी भी अपने मेंस में पूछ लेगा। ठीक है, अब क्लॉज 5 का जो प्रोविज़न था उसको इफेक्ट में लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, 2006 में सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट पास किया। ठीक है, और इस एक्ट के तहत ही जो हम देखते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% का जो कोटा अवेलेबल है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, वो इसी एक्ट के तहत जो है इनको दिया गया। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 5 था उसको जो है इफेक्ट में लाया गया, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमारा जो राइट टू इक्वालिटी के जो दो मेन आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15, ये दोनों अभी हमने कंप्लीट कर लिए। आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 14 के जो दोनों क्लॉज हैं, क्लॉज 1 और क्लॉज 2, उनके क्या क्या प्रोविजंस हैं, आप अपनी लक्ष्मीकांत की बुक्स को ज़रूर रेफ़र करें। ठीक है, और वहीं आर्टिकल 15 के जो बाद के जो 3 क्लॉज हैं, 3, 4 और 5, उनके प्रोविजंस को आपको ठीक तरीके से जो है याद रखना है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, एमपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, अपनी फीडबैक दीजिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिकल 16 और 17 की। थैंक यू।